Good morning, students. Today we will start Newton's laws of motion. So basically there are three laws of Newton's. Okay, we'll see one after another. Okay, let's start with the Newton's first law of motion. Okay, the terms explain कि ये law किससे related रहेगा to the motion. Okay, in that we'll see how unbalanced force is helping any object to move. Okay, and what is a balance force? Okay, so balance force is what? Whenever an object is in a rest position, it does not mean that it is not having any force getting applied on it. Okay, means what? I mean to say, suppose an object is placed on a table. Okay, that object is in a rest position, but still that object is perceiving some force from earth, that is a gravitational force. Okay, some force which is getting applied, okay, on that object from air. Okay, but that force is negligible. Also some other kind of forces also acts on this object, but all these forces gets cancelled by each other. ओके ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं. दैट्स वाई ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे रहता है. मतलब ये ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम एयर और अदर फोर्सेस भी एक्ट होते हैं, बट वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. दैट्स वाई उनका जो बैलेंस रहता है वो बैलेंस जीरो बन जाता है, एंड देन दिस ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ रेस्ट पोजीशन. ओके, बट इफ वी ट्राई टू पिक दैट ऑब्जेक्ट अप, ओके, अगर मैं उसको ऊपर शिफ्ट करना ट्राई करूं, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, आई विल अप्लाई माय फोर्स. ओके, और वो फोर्स इन सभी फोर्स से ज्यादा रहेगा. ओके, मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट पे एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हुआ और वो फोर्स उसको शिफ्ट कर रहा है. ओके, तो वो फोर्स कहलाता है अनबैलेंस्ड फोर्स, जिससे ये ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा. ओके, सो ये केसेस दोनों कंडीशंस में अप्लाइड होते हैं, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे रहेगा या फिर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन पे है बट उसका मोशन अभी तक चेंज नहीं हुआ है, मतलब सेम स्पीड से ही जा रहा है वो. ओके, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है. मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड को लाने के लिए उसके ऊपर जो फोर्स है, दैट फोर्स इज समवट, लेट्स से कि एक्स फोर्स. ओके, जब तक हम लोग उसमें हमारा वाई फोर्स ऐड नहीं करते तब तक इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा. ओके, मतलब ये जो वाई फोर्स रहेगा वो एक्स्ट्रा फोर्स रहेगा, जिससे 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड पे जाएगा. तो ये जो स्पीड रहेगा, इट इज बिकॉज ऑफ दैट अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके, सो विल सी दैट. ओके, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है. क्या? An object continues to remain at a rest. An object continues to remain at a rest or in a state of uniform motion. In a state of uniform motion along a straight line. Along a straight line. वो object along a straight line uniform motion में ही रहेगा until and unless an external unbalanced force acts on it. एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से, मतलब सपोज दिस व्हीकल इज रनिंग, ओके, एंड वी आर ड्राइविंग दैट व्हीकल. सो इफ वी प्रेस द एक्सेलरेटर, मतलब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, जिससे क्या होगा, व्हीकल का स्पीड बढ़ेगा. ओके, इफ वी वांट टू स्टॉप द व्हीकल, अगेन वी विल हैव टू apply the force. Okay, that will also get considered as a external unbalanced force. Suppose the turn has come. Okay, तो व्हीकल हैज टू टर्न, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, स्टीयरिंग जो है वो स्टीयरिंग हम लोग घुमाएंगे. दैट टाइम ऑल्सो एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट व्हीकल. दैट्स व्हाई व्हीकल हैज चेंज इट्स डायरेक्शन. तो ये जो रहता है वो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है, बट जब तक हम लोग वो फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक जो यूनिफॉर्म स्पीड से व्हीकल जा रहा है उसमें चेंजेस नहीं होगा, और जो रेस्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है उसमें भी चेंजेस नहीं होगा.
So you could see this object, right? Right now this object is in a rest position. Okay, it will continue in a rest position until and unless I will apply force on it. So now by my finger I will apply external force on it, and now it turn. Okay, it is because I have applied external unbalanced force on it. Again if I apply external unbalanced force, it will move. Again if I apply, now it was in a motion. Okay, तो यहाँ पे उसका मोशन था बट क्या था, जीरो था. ओके, और मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया. फोर्स अप्लाई करने के बाद इट हैज मूव्ड. ओके, तो उसका जो मोशन था वो चेंज हो गया, जीरो से वो कुछ तो हो गया, राइट? कुछ नॉन जीरो वैल्यू हो गया. दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, की ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट अ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, या फिर अगर वो मोशन में है तो वो उसी मोशन में रहेगा until and unless unbalanced force acts on it. Okay, until and unless हम लोग उसके ऊपर unbalanced force act नहीं करते. Okay, hope so आपको ये पहला law of motion समझ गया है. Now let's move for the Newton's second law of motion. So Newton's second law of motion is related to the momentum. Okay, so momentum is what? Momentum is nothing but a product. Product मतलब multiplication. Multiplication of what? Multiplication of mass and velocity. Multiplication of mass and velocity. तो मास किसका रहेगा? ऑब्जेक्ट का. वेलोसिटी किसका रहेगा? ऑब्जेक्ट का. मतलब एक ऑब्जेक्ट जो खुद के मास के साथ किसी मोशन में है, फॉर एग्जाम्पल यू. ओके, आपका भी खुद का मास रहेगा. आप अलोंग विद द मास क्या करते हो? ग्राउंड पे अगर आप रन कर रहे हो, ओके, दैट टाइम आप मोमेंटम के साथ जा रहे हो. ओके, अलोंग विद योर मास विद द वेलोसिटी. सो मोमेंटम इज नथिंग बट मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी. पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. एम इज इक्वल टू मास, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी. तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है. ओके, सो मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली. वाई वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे वेलोसिटी यूज किया है. वेलोसिटी आपको पता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई मोमेंटम आल्सो बिकम्स वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अगर आपको वेलोसिटी के रिलेटेड अगर वीडियो देखना है तो आई हैव यू कैन वॉच माय फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो. ओके, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसा हम लोग ने एक्सेलरेशन में भी पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? ये एक्सेलरेशन में था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. बट यहाँ पे हम लोग को देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बिकॉज हम लोग को इससे फोर्स मिलने वाला है. ओके, हम लोग को पहला मोमेंटम तो ये कवर हो गया, अभी हम लोग को फोर्स को देखना है. तो फोर्स के लिए ये पॉइंट है. ओके, मोमेंटम का आप ये पढ़ लेना 2 टाइम. ओके, इजी टू बाय हार्ट. नाउ the rate of change of momentum is proportional. Proportional I mean to say directly proportional to the applied force. Okay, मतलब rate of change of momentum मतलब क्या? Momentum अगर change हो रहा है along with the time. Okay, मतलब फर्स्ट सेकेंड पे एक डिफरेंट मोमेंटम था, दूसरे सेकेंड में डिफरेंट मोमेंटम है. तो ये जो चेंजेस इन अ मोमेंटम है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. लेट मी शो यू कि मोमेंटम कैसे चेंज होता है. सी दिस एग्जांपल केयरफुली. ओके, ये व्हीकल है, सेम व्हीकल यहाँ पे है. ये व्हीकल मूव हो रहा है. ओके, विद 10 मीटर पर सेकेंड. इसका मास है 500 kg. यही ऑब्जेक्ट आफ्टर सम टाइम ड्राइवर ने जब स्पीड बढ़ाया तो इट बिकेम 15 मीटर पर सेकेंड. तब भी उसका मास चेंज नहीं होगा, 500 kg ही रहेगा. तो लेट्स कैलकुलेट ये वाले का मोमेंटम एंड दिस कंडीशन का मोमेंटम. ओके, इसमें चेंजेस क्या हुआ है? खाली स्पीड चेंज हुआ है. ओके, स्पीड भी चेंज हुआ है और टाइम भी चेंज हुआ है, बट टाइम अभी हम लोग नहीं लेंगे. हम लोग खाली मोमेंटम का ही चेक करेंगे डिफरेंस. तो मास है 500 kg, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. ये केस में है मास 500 kg, वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी. तो मास कितना है हमारा? 500 kg इंटू वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड. तो 500 इंटू 10 इज इक्वल टू 5000. kg का kg, मीटर पर सेकेंड का मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम हमारा जो आया तो 500 kg मीटर पर सेकेंड आया. ओके, और ये केस में क्या हुआ? मास जो था वो 500 एंड वेलोसिटी वी हैव इंक्रीज टू 15 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मोमेंटम क्या आएगा? अगेन मास इनटू वेलोसिटी. ओवर हियर मास इज 500 kg एंड वेलोसिटी इज 15
मीटर पर सेकेंड। तो 15, ये जो 20 है यहाँ पे आए, 15 5 75, तो 7500 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज माय सेकेंड मोमेंटम। अगर आप देखोगे तो चेंज इन मोमेंटम अगर आप देखोगे तो मैं P2 माइनस अगर P1 करूं, मतलब ये फाइनल मोमेंटम कंसिडर करो और ये इनिशियल मोमेंटम कंसिडर करूं, तो फाइनल मोमेंटम से अगर मैं इनिशियल मोमेंटम माइनस करूं तो 7500 माइनस 5000, तो मुझे बैलेंस जो मिलेगा दैट इज 2500, ओके, 2500 kg मीटर पर सेकेंड, ओके। तो दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम। और कंसीडर करो कि ये जो चेंज हुआ उसके लिए ऑल टुगेदर 5 सेकेंड्स लिया, फ्रॉम हेयर टू हेयर जाने के लिए कितना सेकेंड्स लिया, ओके। तो कंसीडर करो टाइम लिया उसने 5 सेकेंड, ओके। तो आपको इससे आगे हेल्प होने वाला है यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो उससे आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझेगा। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट को जाते हैं, लेट्स कीप इट असाइड, और ये वाला कॉन्सेप्ट पहले खत्म करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं जो चेंज होने वाला है मोमेंटम अलॉन्ग विद द टाइम, ओके। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर मैं ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब वो वही बोल रहे हैं कि चेंज इन द मोमेंटम, तो मोमेंटम में जो चेंज होने वाला है इट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैं ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं देन मोमेंटम भी यही डायरेक्शन में होगा, ओके। यहाँ पे हम लोग देखेंगे m इज व्हाट, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। u is the initial velocity, v is the final velocity, okay। तो when force F is applied in the direction of its velocity, sorry, यहाँ पे v is a final velocity when force F is applied in the direction of velocity। ये final velocity कब कंसिडर होगा, जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ओके। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट यहाँ पे अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ओके, दैट टाइम v आएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी आएगी जब वो करंट स्पीड पे रहेगा, ओके ओके, बिकॉज ये करंट स्पीड ही मेरा फाइनल वेलोसिटी कंसिडर करेगा। तो कौन से डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वो फाइनल वेलोसिटी ऑकर होगी, ओके। हेंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा बनेगा, इनिशियल मोमेंटम जैसे हम लोग ने यहाँ पे बात किया था, ये मेरा इनिशियल रहेगा, ये मेरा फाइनल रहेगा। तो यहाँ पे मास एंड वेलोसिटी अलग है, मतलब मास तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी अलग है, राइट। तो मेरा जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी बट कौन सा, इनिशियल वाला। एंड फाइनल मोमेंटम में क्या रहेगा, आफ्टर टी टाइम, मतलब मैंने बोला ना 5 सेकेंड के बाद, तो मेरा जो रहेगा मास तो वही रहेगा बट यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का प्रोडक्ट रहेगा। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, खाली यहाँ पे इनिशियल है, यहाँ पे फाइनल है, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम है ना, फाइनल मोमेंटम है। तो इनका मुझे क्या करना है, डिफरेंस लेना है जिससे मुझे चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, जैसे हम लोग ने एक्सेलरेशन में किया था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम अपॉन टाइम। लेट्स सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा था, चेंज इन अ मोमेंटम। तो चेंज इन अ मोमेंटम में मैंने यहाँ पे क्या लिया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ओके, अपॉन टाइम। तो इनमें क्या कॉमन है, इनमें m कॉमन है, तो m मैंने सेपरेट लिया, माइनस v, सॉरी इन ब्रैकेट v माइनस u अपॉन t। बट अगर आप इसको देखो ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला, तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एसेलरेशन। तो मास इंटू एसेलरेशन आया, ओके, यहाँ पे मैंने रीजन दिया है, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. So this is the rate of change of momentum, मतलब ये वाला, okay. I'll write again. See now, rate of change of momentum is equal to m into a. m मतलब m into a, okay. So according to Newton's second law of motion, न्यूटन का second law of motion क्या बोलता है, rate of change of momentum मतलब ये is proportional to the applied force, मतलब rate of change of momentum is proportional to the applied force, okay. Proportional मतलब directly proportional they are talking about.
ओके, अभी आपको पता है ये साइन जाएगा तो इक्वल टू अलोंग विद अ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो मैं इसको पहले एफ के फॉर्मेट में लिखा हूं। ओके, एफ इज इक्वल टू यहाँ पे आया एफ और एम ए यहाँ पे है। ओके, एफ इज इक्वल टू के डॉट एम ए, तो के इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू इज 1। ओके, तो फाइनली हम लोग को जो फॉर्मूला मिला फोर्स का, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, बट आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ओके, नाउ यूनिट ऑफ फोर्स जो है, ओके, यूनिट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, किसका, फोर्स का। ओके, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे मास है तो मास का यूनिट आएगा, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा। इनका प्रोडक्ट रहेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको फुल लिखने के अलावा हम लोग यहाँ पे उसका अल्टरनेट उसको नाम दिया है, दैट इज अ न्यूटन। न्यूटन का ही मीनिंग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, सो दिस इज द फोर्स का यूनिट, और यहाँ पे हम लोग को अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला भी मिला और लॉ भी क्लियर हुआ। ओके, लेट्स सी 1 न्यूटन का कॉन्सेप्ट। हम लोग ने ऑलरेडी 2 कवर किए हैं लॉज, बट 1 न्यूटन मतलब क्या है। 1 न्यूटन इज नथिंग बट अ फोर्स ओनली। ओके, बट ये फोर्स हम लोग को कब नेसेसरी रहता है। ओके, ये 1 न्यूटन फोर्स कब नेसेसरी रहेगा, जब हम लोग को एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड करना होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। मतलब 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट का हम लोग को अगर उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना होगा, तब जाके हम लोग को 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना है। ओके, देखो, मतलब द फोर्स इज नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg is called 1 Newton. Okay, force necessary to cause an acceleration. Force necessary है किसके लिए, to cause an acceleration. कितना acceleration cause करना है हम लोग को, 1 मीटर पर सेकेंड। किस में, इन एन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 1 kg। ओके, तो वही फोर्स को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन। ओके, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो है दैट इज डाइन, जो हम लोग ने अभी तक बात नहीं किया था, बट ऐसा यूनिट जो है न्यूटन है, तो सीजीएस यूनिट डाइन है। ओके, और 1 डाइन के लिए भी हम लोग को क्या कंसिडर करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट का मास 1 ग्राम हो एंड वो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन हुआ रहेगा वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तब जाके उसके ऊपर, मतलब वो करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग को 1 डाइन इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, ये हम लोग अभी देखेंगे। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। मतलब अगर एक एक्शन फोर्स है तो उसी लेवल का दूसरा रिएक्शन फोर्स रहेगा, खाली इसका डायरेक्शन अगर ईस्ट है तो इसका डायरेक्शन वेस्ट रहेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे बट इक्वल रहेंगे। ओके, सो एंड ये दोनों भी फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन, ये दोनों भी फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट होते हैं। ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। इफ यू आर हिटिंग वॉल, ओके, इफ यू आर हिटिंग वॉल with your punch, okay, with your hand, that time what happens, you are applying force on a wall. Okay, same time wall also applies force on you. Okay, अगर आप देखोगे तो वॉल पे थोड़ा इम्पैक्ट होगा बट सेम इम्पैक्ट आपके हैंड पे भी होगा। ओके, ऐसा कभी हुआ है कि आपने वॉल को मारा है एंड आपका हाथ दुखा ही नहीं है? ओके, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। सो वॉल पे जैसे इम्पैक्ट होगा, ओके, आई नो कि वॉल मूव नहीं होगा बट वॉल पे इम्पैक्ट होगा, सेम वे आपके हैंड पे भी इम्पैक्ट होगा। तो एवरी एक्शन पे वहां पे रिएक्शन फोर्स रहता है। ओके, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ और क्लियर करने के लिए वी हैव दिस पॉइंट्स। ओके, सो एक्शन एंड रिएक्शन आर द टर्म्स दैट एक्सप्रेस द फोर्स। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, फोर्स को ही एक्सप्रेस करते हैं। दिस फोर्सेस एक्ट्स इन अ पेयर, मतलब एक फोर्स एक टाइम पे एक्ट नहीं होता है, वो जब भी एक्ट होता है दोनों भी फोर्स एक साथ एक्ट होते हैं इन अ पेयर्स। पेयर्स मतलब जोड़ी में। वन फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, एक ही फोर्स नहीं रह सकता। अगर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स भी एक्ट होगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। ओके, एक ही साथ वो दोनों भी एक्ट होते हैं।
एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं अपना एग्जिस्टिंग वाला ही, आप अपने हाथ से किस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वॉल पे, तो ये आपके साइड से एक फोर्स हुआ जो वॉल पे अप्लाई हुआ, बट वॉल भी तो आपके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो वॉल खुद के ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करेगी, आपके हाथ के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। तो पहला फोर्स जो है वो किसके ऊपर अप्लाई हुआ, वॉल के ऊपर, और दूसरा फोर्स जो था वो वॉल ने अप्लाई किया किसके ऊपर, हैंड के ऊपर। ओके, तो पहला फोर्स वॉल के ऊपर, दूसरा फोर्स हैंड के ऊपर। ओके, ये फोर्स किसने अप्लाई किया, हैंड ने, किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, और ये फोर्स किसने अप्लाई किया, वॉल ने, किसके ऊपर, हैंड के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट होते हैं, बट साइमल्टेनियसली दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ओके, एंड हेंस कैन नॉट कैंसल ईच अदर। दैट्स वाई एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कैंसिल नहीं किए जा सकते, बिकॉज वो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे वर्क होते हैं। ओके, होप सो आपको ये थर्ड लॉ भी क्लियर हुआ है। So let's start law of conservation of momentum. Okay, so suppose an object A has a mass m1. Initial velocity of object A is u1 and object B has a mass m2 and initial velocity is u2. Okay, तो ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी है, जिसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ओके, और इनका इनिशियल वेलोसिटी जो है ए का दैट इज u1 एंड इनिशियल वेलोसिटी बी का दैट इज u2। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑन ए, ऑन ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू m1 into u1, ये mass of A and initial velocity of A. Okay, and initial momentum on B object is m2 into u2। तो m2 किसका है, ऑब्जेक्ट B का मास है, एंड u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B, इनका प्रोडक्ट। तो सपोज टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, दो ऑब्जेक्ट क्या हुए, कोलाइड हुए। ओके, एक दूसरे पे, तब क्या हुआ, जो फोर्स 1 अप्लाई हुआ वो फोर्स 1 बी से अप्लाई हुआ, बट किसके ऊपर, ए के ऊपर। दैट्स व्हाई फोर्स किसके ऊपर एक्ट हुआ, ऑन ए, किसके वजह से, बी के वजह से। मतलब बी के वजह से जो फोर्स एक्ट हुआ F1 वो किसके ऊपर एक्ट होने वाला है, ए के ऊपर, या फिर हुआ। ओके, एंड F2 इज व्हाट, F2 इज द फोर्स ऑन अ बी। ये फोर्स किसके ऊपर अप्लाई होने वाला है, ऑन अ बी, ऑन बी। ओके, ड्यू टू ए, मतलब ए के वजह से ये फोर्स टू किसके ऊपर अप्लाई होने वाला है, बी के ऊपर। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। देन बोथ फोर्स विल मेक ए एंड बी टू एक्सेलरेट आफ्टर कोलिजन। दोनों फोर्स एक दूसरे पे एक्ट होने के बाद ये फिर से क्या हो गए, ये डायरेक्शन पे आ रहे थे, आफ्टर कोलिजन ये अलग डायरेक्शन पे जाने वाले हैं, बट एक्सेलरेट होंगे, राइट, यहाँ पे स्टॉप नहीं रहेंगे आफ्टर कोलिजन। तो ये both force will make A and B to accelerate and their velocity will become v1 for A and v2 for B। तो B का जो आफ्टर कोलिजन के बाद वेलोसिटी रहेगा यहाँ पे जाने के लिए वो v2 के स्पीड से जाएगा, और A भी आफ्टर कोलिजन जब यहाँ पे जाएगा तो v1 के स्पीड से जाएगा। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो रहेगा, ओके, momentum after collision on A will be m1 v1, mass of object A and final velocity of object A, and on a B जो momentum रहेगा on a B will be mass of object B and final velocity of object B, that mass m2 into v2। okay, check this out। okay, यहाँ पे both force are opposite to each other। ओके, जो हम लोग ने लास्ट स्टेटमेंट में देखा था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मूव होंगे। बोथ फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। देखो यहाँ पे ये वाला हमारा पहला कंडीशन था, जब ए बी के ऊपर एक्ट होने वाला था, बी ए के ऊपर एक्ट होने वाला था, बी F1 फोर्स अप्लाई करेगा ऑन ए एंड ए F2 फोर्स अप्लाई करेगा ऑन अ बी। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स यहाँ पे जा रहा है F2 और F1 यहाँ पे जा रहा है। दैट्स वाई अगर F2 को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूं
तो F1 को मुझे नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे A एंड B कोलाइड हुए थे, उसके बाद आफ्टर कोलिजन A फिर से ये डायरेक्शन में जाएगा विद फाइनल वेलोसिटी और B ये डायरेक्शन में जाएगा विद दिस फाइनल वेलोसिटी, राइट। उनके मास तो चेंज नहीं होने वाले हैं, उनकी खाली वेलोसिटी चेंज हुई। U1 से V1 हुआ, यहाँ पे U2 से V2 हुआ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग F2 का देख रहे थे। F2 मतलब क्या रहेगा, M2A2, राइट, इज इक्वल टू माइनस M1A1। आप बोलोगे ये फॉर्मूले कहां से आए, तो आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट F2, तो यहाँ पे हम लोग 2 के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे M2A2 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स 1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे M1A1 आएगा। ओके, बट यहाँ पे साइन के ऊपर ध्यान रखना, साइन भूलना नहीं है। ये साइन इटसेल्फ टेल्स यू द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे A2 मतलब क्या है, A2 का भी आपको पता रहेगा, A इज अ टर्म रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में हम लोग को उसका फॉर्मूला खोलना है यहाँ पे। तो M2 कीप इट एज इट इज, A2 जो रहेगा, A2 का जो फॉर्मूला आएगा, A का फॉर्मूला V माइनस U है, तो A2 का फॉर्मूला V2 माइनस U2 अपॉन T। ओके, T यहाँ पे कॉमन क्यों है, बिकॉज दोनों ऑब्जेक्ट के लिए टाइम सेम ही रहेगा। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जब भी हो जाएंगे, दोनों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो टाइम कॉमन है। दैट्स वाई T विल बी कॉमन ओवर हियर, इज इक्वल टू माइनस M1 एज इट इज एंड एज A1 का बजाय हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला लिया। ओके, द रीजन बी ओवर हियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे T एंड T अगर आप देखोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, तो बेसिकली ये फंडा और ये दोनों इक्वल टू के ये दोनों साइड पे है, राइट। यहाँ पे T कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग ने पहले T कैंसल आउट किया। ओके, और ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा और ये वाला थिंग यहाँ पे लिखा। ओके, अलॉन्ग विद द साइन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो M2 इंटू V2 यहाँ पे आया, माइनस का माइनस साइन, M2 इंटू U2। ओके, माइनस का साइन हम लोग ने ऑलरेडी दिया है, M2 इंटू U2 यहाँ पे आया, इक्वल टू का इक्वल टू यहाँ पे हम लोग को अलॉन्ग विथ साइन जाना है, तो माइनस M1 इंटू प्लस V1। तो माइनस इंटू प्लस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है दैट इज माइनस, तो M1 माइनस V1। माइनस माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसका प्रोडक्ट प्लस आता है, दैट्स वाई प्लस का साइन दिया है, M1 इंटू U1 यहाँ पे आया। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, मास तो यहाँ पे कॉमन ही, राइट। हम लोग क्या करेंगे, V वाले टर्म जो रहेंगे वो एक साइड पे लेंगे और U वाले टर्म है वो एक साइड पे लेंगे। तो यहाँ पे V वाला टर्म यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इधर का V वाला टर्म हम लोग ने यहाँ पे लाया। तो ये माइनस साइन से था, यहाँ पे आके प्लस हुआ, और ये वाला जो U2 था वो माइनस साइन से यहाँ पे आके प्लस हो गया। ओके, तो फाइनली हम लोग को यहाँ पे क्या पता चला कि ये जो मोमेंटम है ये फाइनल मोमेंटम ऑन ऑब्जेक्ट B है। ओके, ऑफ ऑब्जेक्ट B, एंड ये है फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A। ओके, सेम वे ये है इनिशियल मोमेंटम ऑन ऑब्जेक्ट B एंड दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑन ऑब्जेक्ट A। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इनका प्लस करें तो ये हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम और दिस इज टोटल इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम यहाँ पे इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो पहला जितना मोमेंटम था उतना ही बाद में भी मोमेंटम है। हेंसफॉर हम लोग को क्या समझा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, यहाँ पे कोलिजन हुआ, कोलिजन के पहले एंड कोलिजन के आफ्टर, जितना भी मोमेंटम रहेगा वो इक्वली रहेगा। ओके, होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है एंड हम लोग ने यहाँ पे सक्सेसफुली फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। थैंक यू।